सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकता है और इसको आपको बुक में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इजीली नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं आपके लिए ये बहुत ही अच्छे टर्म और टॉपिक जो है आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये जो है आप मान के चले कि शॉर्ट नोट अगर आया तब भी आप लिख पाएंगे, और अगर आपको कोई भी डेफिनेशन आई तब भी लिख सकते हैं, और डिटेल आई तब भी लिख सकते हैं। यानी जिस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तो आपके सामने होगा और आप इजीली इसका आंसर लिख पाएंगे। तो आज हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, एक्चुअल में होता क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड होता है ये उन कंपाउंड्स पे यूज़ किया जाता है जिनका टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, जैसे लगभग 30 से 40 का डिफरेंस है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू वोलेटाइल टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स, कि अगर दो मिले हुए लिक्विड है, इफ़ द लिक्विड डिफर्स एप्रिसिएबली इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफर करता है तभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, और अगर इससे ज़्यादा करता है तो फिर इस मेथड को हमें यूज़ नहीं करना है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन एपरेटस। देखो सिंपल आ गया ना, वही बात फिर, यानी कि दे कैन बी सेपरेटेड बाई, अगर हम इतना डिफरेंस है तब करेंगे। एपरेटस शोन इन द फिगर, वो तो ऊपर दे रखा था। ये बुक का एक पेज है और मॉरिशन उसका क्या कहते हैं, आपका जो आप बुक पढ़ते हैं जिसका नाम मॉरिशन एंड बॉयड है, उसी बुक का है ये पेज। सपोज वन लिक्विड ए बॉयल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, एक 50 पे और सेकंड वाला जो है 90 पे कर रहा है, तो देन द हीटिंग मिक्सचर इज इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क डाल दीजिए। फ्रैक्शनल बॉइलिंग नेबरहुड ऑफ द 50 विल कंटेन मोस्टली ए together with a small amount of B, while the fraction boiling in the neighborhood of 90 degrees Celsius will contain mostly B together with a small amount of A. These fractions are separately collected and then redistilled 2 or 3 times. इनको 2-3 बार हमको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा और डिस्टिलेशन करने के बाद हमें प्योर सब्सटेंस यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि एक ए होगा वो अलग हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, और बी का कलेक्शन अलग हो जाएगा, दोनों कलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे सिंपल्स मैं आपसे बात करूँ, अगर मान लीजिए कोई ये इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया, दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा वो पहले वेपर्स बना के कलेक्ट हो जाएगा, वेपर बना के जब कंडेंस होगा तो यहाँ पर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ही वेपर्स बनाएगा, यानी कि वो सोल्यूशन में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों जो है सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ मैं लगा दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इजीली पढ़ लीजिएगा डायग्राम के साथ में। जैसे व्हेन अ लिक्विड बी सेपरेटेड हैव द क्लोज बॉइलिंग पॉइंट सच एज द एसीटोन, इसका 56 डिग्री सेल्सियस है, और मिथाइल अल्कोहल 65 है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड, यानी कि इसमें क्या कॉलम लगा दिया जाता है जिसका बोला जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को जब हम लगा देंगे तो इसमें नंबर ऑफ द कॉलम्स, बहुत सारे कॉलम होंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड अगर बॉइलिंग पॉइंट के साथ में चला भी गया तो यहाँ पर क्या होगा कि वो फर्दर कंडेंस हो जाएगा और नीचे गिर पड़ेगा। यानी अगर डिफरेंस कम भी आ रहा है तो हम उसको फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज़ करने के बाद इसको सेपरेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर द जीआईसी मेन एग्जामिनेशन। आपको मिलेगा नहीं ढूंढे हुए, इसलिए मैंने आपको ये कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर नोट करना है इस टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो कौन कौन से हैं ये भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे शायद। और सिंपल हम आपसे ये कहना चाहेंगे अगर आप इनको देख के सही से डायग्राम इनका बना पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यानी कि आगे इस तरीके का भी होता है, इस तरीके का भी, ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिए गए। इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करके हम जो कम टेम्परेचर का सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। कम डिफरेंस वाले टेम्परेचर वाला नहीं, कम डिफरेंस जहाँ पर होता है उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इसे याद रखना, अच्छे से याद रखिएगा। इस पे इसके पहले वाले पेज पे शायद कुछ नहीं है, पता नहीं क्या डिस्टर्ब है क्या, देख लेते हैं एक बार। नहीं, इस पर कुछ नहीं आया, ब्लैंक चला गया है, कोई नहीं। इसके बाद ये था, इसके बाद ये है, तो इसके बाद ये है, देखिए ये क्या था,
ये कॉलम, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इसके बाद हमारा टर्म है, और ये क्रोमेटोग्राफी पे भी आपको ये मॉरिसन बॉयड की बुक से आपको मिल जाएगा, और आप देख लीजिएगा। इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड सेंसिटिव मेथड यूज टुडे फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण ये कि आज के टाइम पे हम इसको प्रोटीन की सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अपना जो थीसिस है वो प्रोटीन सिंथेसिस बाय द क्रोमेटोग्राफी एंड सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स बाय क्रोमेटोग्राफी पे ही लिखा हुआ है। तो ये क्रोमेटोग्राफी ऐसा नहीं, कभी कभी मन में आता है कि यार ये केवल कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करने काम आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कलर जो प्रोटीन्स हैं उनको भी सेपरेट करने के काम आती है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स को सेपरेट करने में भी इसका यूज़ करते हैं। द टर्म क्रोमेटोग्राफी वाज ओरिजिनली डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये तो क्रोम से कलर से ही किया गया। कोई जनरल प्रिंसिपल क्या है इसको तो आप याद कर लीजिएगा, जनरल प्रिंसिपल आपको छोड़ना नहीं है। The separation of the components present in a mixture is achieved by passing of the mixture dissolved in the suitable solvent through a system of two phases। एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है। इसमें ये दोनों टर्म आना बहुत जरूरी है। These phases can be solid, liquid और गैस depending on the type of chromatography। जिस टाइप की क्रोमेटोग्राफी उसी टाइप की हमारी फेज रहेंगे। तो सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द टू सॉल्वेंट्स होते हैं। इसमें टू फेजेस होती हैं, जिनको एक स्टेशनरी फेज बोलते हैं, दूसरे को हम लोग मूविंग फेज बोलते हैं। मोबाइल फेज भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको मोबाइल फेज के नाम से भी जानते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दीज मेन टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी आर समराइज। तो इसमें से जो मुझे लगता है आपको क्रोमेटोग्राफी पे शॉर्ट नोट आ सकता है, और क्रोमेटोग्राफी पे शॉर्ट नोट जब आए तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो जरूरी लिखें। इसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आ जाती है आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि इसमें एक फेज मोबाइल होती है और एक स्टेशनरी होती है। जो सॉल्वेंट हम लोग डाल लेते हैं, मैं आपको डायग्राम से इसके नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना है उससे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने डायग्राम लिया है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या होगा कि ये अंदर जो है एक एड्सॉर्बेंट होता है जो फिक्स होता है। इसके अंदर हमने जो मिक्सचर डाला, अब मिक्सचर डालने के बाद क्या किया, वो मिक्सचर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल को डिफरेंट बेंड्स के में एड्सॉर्ब कर लेगा, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा। जैसे ही वो एड्सॉर्ब करेगा आपको डिफरेंट बेंड्स मिल जाएंगे। अब क्या करना है कि कुछ ऐसी चीज़, कुछ एक ऐसा सॉल्वेंट डालेंगे जो इनको डिसॉल्व करता हुआ और नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। तो अब हम लोग बात एक तरफ से करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो ये जनरल प्रोसीजर क्या है, पैकिंग ऑफ द कॉलम, दे प्रोसीजर से ना देख करके हम ये देखें। It is based on the fact that the different constituents of a mixture are adsorbed to a different extent by the adsorbent and then they are selectively eluted by a suitable solvent, जो हमने ऊपर से solvent डाला था। For example, non-polar compound will be adsorbed weakly in the column packed with alumina and tend to pass first through the column, whereas compound having the OH groups phenol alcohols which can form the hydrogen bond with the oxygen atom of the alumina will be held tightly। यानी कुछ ऐसे होंगे जो टाइटली हेल्ड होंगे, कुछ टाइटली हेल्ड नहीं होंगे। अब टाइटली हेल्ड होने का कारण क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए फिनॉल एल्कोहल्स है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है ना। However, when carbon is used as a stationary phase, the situation is reversed and non-polar compounds being most adsorbed will pass away afterwards by moving solvent phase। The adsorbents commonly used alumina या सिलिका जेल हम लोग यूज करते हैं, और whereas the selecting on adsorbent it is also desirable that the कौन सा हमें adsorbent यूज करना है वो हमें डिपेंड करेगा कि कौन सा केमिकल हम सेपरेट करना चाहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, इसको अभी ये पूरा फैक्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद टीएलसी पे शॉर्ट नोट आ सकता है, टीएलसी को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसे आपको छोड़ना नहीं है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग एड्सॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एड्सॉर्बेंट में एल्यूमिना और सिलिका ही यूज़ की जाती है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा
पूरा तरीके से इसको डिटेल में, चूँकि मैंने इसलिए बता दिया कि आप इसको पढ़ें, इसलिए आपको इसके हम प्रिंटेड नोट्स मतलब मीन्स इसका हम PDF भी लगा देंगे। इसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ लिया। पेपर क्रोमेटोग्राफी में खास बात ये होती है कि हम पेपर एक लेते हैं, उस पेपर में क्या होता है, जिस चीज़ को सेपरेट करना होता है उसका एक डॉट लगा देते हैं बीच में, उसके बाद इसको एक ऐसे सॉल्वेंट में डिप कर लेते हैं जिसमें क्या होता है कि एक जो कलर होता है वो मूविंग कंडीशन में आ जाता है, मूव कर जाता है। तो जैसे ही सॉल्वेंट डिप करते हैं, सॉल्वेंट जैसे आपने देखा होगा कि अगर पेपर पानी में डालते हैं तो पेपर पे धीरे 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 वाटर चढ़ने शुरू कर देता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वाटर के साथ में कलर भी चढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड रेट भी निकाल देते हैं कि किस स्पीड से कितनी दूरी उसने कवर कर रखी है। तो ये चीज़ से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता लग जाता है कि इसकी स्पीड क्या है। तो सिंपल सा आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका यानी कि अगर हम लोगों को इसकी जो वैल्यूज़ निकालनी है वो वैल्यूज़ RF वैल्यू निकाली जाती है। और RF वैल्यू का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। यानी कि जैसे कि मान लीजिए सिंपल्स हमने एक काम ये किया कि यहाँ पर ये हमने एक पेपर डाला था, इस पेपर में क्या हुआ कि अब ये मान लीजिए हमारे पास में कोई कलर रहा होगा, ये सपोज कर लेते हैं ये कलर हमारा यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, जबकि सॉल्वेंट का कलर मान लीजिए ये रहा होगा। तो हो सकता है ये सॉल्वेंट पूरी तरीके से यहाँ तक चढ़ गया, तो सॉल्वेंट तो पूरे में चढ़ेगा इस तरीके से। तो कलर की डिस्टेंस कितनी हुई, सॉल्वेंट कितनी, उसका हम रेशियो निकाल देते हैं, उसी को हम RF वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार हमें करना क्या। गैस लिक्विड को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद हमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी के उसमें से आ सकता है। देखिए इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है हमें ये पता करना है कि उसके अंदर कौन सा आयन है, कौन सा ग्रुप है, ये सब पता करने के लिए क्वालिटी मतलब पता करना होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें करते क्या, व्हेन ए कंपाउंड हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन ए प्योर स्टेट इट इज़ नेसेसरी टू नो what elements are present in the compound present of the carbon is must for each organic compound and hydrogen also यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो मेनली मान के चलिए, कार्बन हो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन भी जनरली होने के चांस हो जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही। अब इनके अलावा अगर मान लो कोई और है तो उसे कैसे डिटेक्ट करना है, सबसे पहले हम लोग डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन है तो सिंपल सा हम इसमें एक मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि हमने उसको कार्बन भाई इसको जलाया, क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर पे ऊपर से पास किया है ना। द ड्राई कंपाउंड इज हीटेड स्ट्रांगली विद ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब हम जैसे ही इसको हीट करेंगे तो कार्बन होगा तो CO2 बना लेगा, है ना, और अगर वो हाइड्रोजन होगा तो वाटर बना लेगा। अब इसको अगर हम लाइम वाटर में से पास करते हैं तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो मतलब कार्बन है। और अगर हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास कर देते हैं तो मान के चलिए फिर वो अगर ब्लू हो जाता है तो समझ लेना उसमें मॉइस्चर है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपने डायग्राम के साथ में पढ़ा होगा इस तरीके से कि जैसे कि मान लीजिए ये हमने कंपर टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर रख दिया क्या, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड रख दिया, प्लस यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। इसको हीट किया गया, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया ऐसे करके, और बल्ब लगाने के बाद ये हमने पास कर दिया लाइम वाटर में। अब अगर मान लीजिए यहाँ लाइम वाटर में हमने पास कर रखा है तो बल्ब में हमने भर रखा है, ये यहाँ पर भर दिया हमने, क्या भर दिया यहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी भर दिया CuSO4 पर। अगर इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो इसमें से होता हुआ है तो इसे नीला करता हुआ जाएगा, और ये लाइम वाटर ही होगा और लाइम वाटर मिल्की, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इस तरीके से डायग्राम कर सकते हैं। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन, तो सोडियम मेटल यानी लसाने टेस्ट जो होता है इसे लेसिग्ने टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जो होती है फ्यूज़न ट्यूब होती है, उस फ्यूज़न ट्यूब के अंदर जो है हम लोग सोडियम मेटल को पहले गर्म करते हैं और फिर हटाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर हटाते हैं, उसको तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। जब रेड हॉट हो जाती है ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डाल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिर इसको रेड हॉट तक गर्म करते हैं, उसके बाद इसको वाटर में तोड़ देते हैं। अगर तोड़ा हमने तो तोड़ने के बाद अगर इसके अंदर मान लीजिए कार्बन नाइट्रोजन हुआ तो NaCN बना लेगा क्योंकि सोडियम है, हाइड्रोजन हुआ तो NaX बना लेगा, सल्फर हुआ तो Na2S बना लेगा, है ना, इस तरीके से तो ये आयन बन जाएगा। अब मान लीजिए हमने करना क्या है कि पहचानना है
तो द रिजल्टिंग आयनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय द फैमिलियर मेथड्स ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हमने इसमें पहले फेरस सल्फेट डाला, फेरस सल्फेट डालने के बाद जैसे ही फेरस सल्फेट डाला तो अब हमने क्या करना है, फेरस सल्फेट जैसे ही पड़ा होगा तो एफिसियन का होल ट्वाइस बना होगा। इसमें हमने इसी से जैसे ही फेरस सल्फेट डाला तो जो एफिसियन का होल ट्वाइस है वो फिर फर्दर NaCN से रिएक्शन कर जाएगा, पोटेशियम सोडियम फेरोसाइनाइड बना देगा। अब सोडियम अगर फेरोसाइनाइड बन चुका है तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें ब्लू कलर, यानी कि जब FeCl3 डालेंगे तो हमें ब्लू कलर इसमें अपेयर होगा। अब इसकी थ्योरी भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ सोडियम मेटल कंसिस्ट ऑफ द ट्रीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हॉट मोल्टन सोडियम मेटल, नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर हाइड्रोजन आर चेंज्ड रिस्पेक्टिवली। हमने आपको बताई दिया। द रिजल्टिंग आयनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय द फैमिलियर मेथड ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपको पता ही है, सिंपल। द रिलेवेंट कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी वो आपको सिंपली दिखी हुई है। ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ सकती हैं। और अगर आपको ये सब कुछ करने के बाद कलर वाइट मतलब जो ब्लू मिलता है तो समझ लीजिएगा उसके अंदर कौन कौन है। उसके अंदर आपका नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन का टेस्ट हो गया आपका, क्योंकि CN इसके अंदर, कार्बन तो होगा ही होगा, ये तय है। इसके बाद अब अगर आपको ये चेक करना है कि भाई इसमें हेलोजन है तो आप AgNO3 डाल दो। अगर वाइट PPT मिलता है तो फिर मान लेना कि Cl है। अगर आपको इसी तरीके से वाइट की जगह अगर ब्राउन PPT मिलता है या फिर पेल या फिर येलो PPT मिलता है तो फिर आप मान लीजिएगा कि Br है, पैसे ब्राउन होगा। और आई में आयोडीन में चले जाइए तो येलो कलर का डार्क, यानी कि अगर आपको वायलेट कलर का मिलता है तो फिर आयोडीन हो जाएगा। इस तरीके से इनको आप टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। अब आपने क्या करा है, देखिए आयोडीन वाले में क्लोरीन गैस वाला है, वायलेट कलर दिखा रहा है। और AgCl में आएगा, AgCl का अगर है तो वाइट होगा, AgBr का है तो येलो होगा, और अगर आपका AgI का है तो फिर पेल येलो होगा। इस तरीके से कलर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका Na2 सल्फर है तो सोडियम लेड एसीटेट डाल दीजिए, PBS का ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के टेस्ट आपके सामने भी होंगे और आपके पास भी होंगे। आप इजली इनको याद कर सकते हैं और इनको आप इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनको ध्यान से। देखिए ये ठीक है ना। अब हम लोग कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताएगी कि आखिरकार कार्बन हाइड्रोजन का हम लोग एस्टिमेशन कैसे करते हैं। इसका फार्मूला सिंपल है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे हम लोग, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 9.60 मिलीग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन कंबशन प्रोड्यूस्ड 1.44 मिलीग्राम ऑफ द वाटर एंड 8.8 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ वैल्यूज पर रख देंगे, 8.8 ऊपर रख दिया, 9.6 टोटल कंपाउंड है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई साहब, इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा आप किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि इस कैटेगरी का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। आप नोट कर लीजिएगा इसे। अब इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में चले आइए। अब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर बता दें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालनी पड़े तो वाटर का अमाउंट निकालिए। वाटर का अमाउंट कितना है 1.44, टोटल वही 9.6 रख दीजिएगा, आंसर आपको इसको भी मिल जाएगा। इसी तरीके से एस्टिमेशन अगर नाइट्रोजन का करना है तो यहाँ पर ड्यूमास मेथड चलता है और एक चलता है जेल्डाल मेथड। ये दोनों मेथड पर भी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड पे, तो इनको आप करिएगा जरूर। इन मेथड्स में क्या होगा वो आपको पता है कि जैसे कि इनका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला आप देख लीजिए, आगे वाले पेज पे है हमारे पास। ये वेट ऑफ नाइट्रोजन यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.187 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये टोटल लगा दिया। तो ये यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को P1 B1 की इक्वेशन से निकालना पड़ता है यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम निकल आता है तब हम लोग वॉल्यूम इसमें पुट करते हैं, तब जाके हम लोगों को कैलकुलेशन मिल पाती है। तो अब इससे पिछले वाले अगर आप पेज पे जाइए तो इससे पिछले वाले पेज पे आपको मिलेगा 10.57 मिलीग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव द कंबशन इतने मिलीग्राम ऑफ मिलीलीटर ऑफ द नाइट्रोजन मेजर्ड एट इतने दिस टेम्परेचर, और ये प्रेशर है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अप्लाइंग P1 B1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 B2 अपॉन T2। अब यहाँ पर V2 निकालना है, तो भाई अब P1 पहले पता हो तो P1 कितना दे रखा है 7333.5, देख लो, दिखा भी देते हैं आप, 7333.5 मिल जाओ भाई, ये 7333.5 दिया हुआ है। इसके बाद 17.8 है, तो दूसरा प्रेशर हम देख लेते हैं। देखो दूसरा प्रेशर आपको रखा गया 760 दे दिया है,
है ना, P2 वॉल्यूम 1.08, V2 इस तरीके से पूरी वैल्यू से आप V2 निकाल दीजिएगा। जब आप V2 निकाल लेंगे तो वॉल्यूम 0.95 है। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन यानी कि पहले आप वॉल्यूम रखिए, फिर ये यानी कि ये वॉल्यूम आपका कितना 22,400, ये कितना STP पे कंडीशन है, इंटू 28 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आपका 1.18 मिलीग्राम आ गया। परसेंटेज निकालनी तो 1.187 डिवाइड बाई टोटल जो अमाउंट है 10.57 मल्टीप्लाइड बाई 100 आपको परसेंटेज। इसी तरीके से जल्डाल मेथड का भी फार्मूला है, जल्डाल मेथड के फार्मूले से भी आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसकी आपको PDF डाउनलोडेड में मिल जाएगी। अब हेलोजन का है तो इसका भी सिंपल सा फार्मूला, परसेंटेज ऑफ द, अगर क्लोरीन है तो 35.5 यानी वेट ऑफ क्लोरीन रख दीजिए एटॉमिक वेट, और नीचे मॉलिकुलर वेट ऑफ AgCl रख दीजिए, ऊपर वेट ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 रख दीजिए। इसी की वैल्यूज पुट करिए, 35.5 अपॉन 143.5 वैल्यूज पुट कर दिए, इजीली आप निकाल लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप समझदार हैं, बच्चे तो है नहीं अब, इसलिए आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व करके देखिए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और बुक अगर आपके पास ये वाली हो तो इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बुक का ही मैटर है आपके सामने, तो इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालनी तो वही एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर रखिए, मॉलिकुलर वेट ऑफ BaSO4 रखिए, वेट ऑफ BaSO4 ऑब्टेन्ड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन कर दिए। ऐसे ही फास्फोरस का भी ये वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम समय में ज़्यादा मैटर आपको दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आपको इतनी मेहनत जल्दी लोग नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ कमाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ उनके किसी तरीके से पैसे मिल जाए उसी व्यवस्था में रहते हैं। भला आपका हो ना हो इससे उन्हें मतलब नहीं, उनके सिलेक्शन से, आपके सिलेक्शन से उनका कोई भला नहीं होने वाले, लेकिन आपके सिलेक्शन से मेरा भला जरूर होगा, मुझे आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं चाह यही रहा हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं वो सभी सेलेक्टेड हो जाएं। तो इसी दौर में अब हम लोग ऑक्सीजन का तो पता ही है, सिंपल निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। इसके बाद कैलकुलेशन एम्पेरिकल फार्मूला बेस मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया भी है ना। तो इसी तरीके से ये पूरी टेबल आपको पता ही कि भाई एलिमेंट लिखते हैं या परसेंटेज लिखते हैं या रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स या सिंपल रेशियो निकालते हैं, बाद में सिंपल निकल आता है। और बाकी इसे आप पढ़ाते भी होंगे, 11th 12th में देखा होगा तो आपने, है ना। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है। अब ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 मिलीग्राम ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड गिव an ignition at residue of the 7.1 milligram of the metallic silver. What is the molecular weight of the acid? अब भैया इसमें करना क्या पड़ेगा, इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट, तो वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट अपॉन वेट ऑफ सिल्वर रेजिड्यू मल्टीप्लाइड बाई इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो इक्वलेंट एसिड का कितना कैसे निकालेंगे, एसिड का मतलब कितना न्यूट्रलाइज करा, तो 152.1 था, देखिए 152.1 हमारा ये आ गया, 152.1 हो गया। अब हमारा था कितना, था हमारा कहाँ गया, 1.07 कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा इक्वलेंट वेट ऑफ इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर लिखना ना, इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर घटा दीजिए, इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर का 108 पॉइंट समथिंग, तो अब 107 दिया है इन्होंने, उसको घटाइए तो 45.1 बचेगा। तो बेसिटी ऑफ एसिड कितना आ गया, 2 आ गया। तो मॉलिकुलर वेट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू इक्वलेंट वेट हो, 2 इंटू इक्वलेंट वेट ऐसा एसिड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ऐसे ही क्वेश्चन एक ये वाला भी कर लीजिएगा, सिंपल है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा बेनिफिट इतना हो जाएगा कि जो आपकी उम्मीद से बाहर होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से करिए बैठ के, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कारण है कि आप बच्चे नहीं हैं, आप पूरी तरीके से एक अच्छे टीचर हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2 क्वेश्चन इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन आपको भरपूर मज़ा देंगे, भरपूर आनंद देंगे। उसका कारण है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी पूरी। तो एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट पूरा फिर दिखाता हूँ, आपको समय है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़िए बैठ करके। चलिए सबसे पहले मैं आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। अब इतने का लीजिए एक बार, इतने अब लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगर मैं पूरा डायग्राम के साथ में लूँ तो फिर इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्रोमेटोग्राफी का इतना लीजिए,
इतना लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, डायग्राम का। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट इतने का लीजिए। अगर थोड़ा मिनिमाइज कर दूं तो और आसान हो जाएगा। लीजिए फुल, ठीक है, एक पन्ने में ही सब आ जाएगा। इसके बाद इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले इतने का लीजिए, इतने का लीजिए, फिर इतने का लीजिए, फिर इस मेथड का ले लीजिए, फिर जेल-डॉल मेथड का ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जितने भी ले पाए ले लीजिए। इसको ले लीजिए एग्जाम्पल को, चलिए थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ तो एक बार और पूरा देख लीजिए। लीजिए अब आप, चलिए इसका स्क्रीनशॉट फुल ले लीजिए एकदम। ठीक है, इस तरीके से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परसेंटेज वाला ये ले लीजिए, ये दो न्यूमेरिकल्स का ले लीजिए, ये ले लीजिए एक न्यूमेरिकल का। ये तो इतने स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं, इनकी पीडीएफ भी मैं लगा दूंगा। आप इजीली पीडीएफ को देख करके समझ करके घर पे क्वेश्चन आराम से लगाइएगा। मैंने सब आप तक, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन दे देना, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे। आप सभी टीचर हैं, मुझे पता है, आप ऑलरेडी एक अच्छे स्कॉलर भी हैं, कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत समय ना खराब करते हुए आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए और आराम से लगाइए और जीआईसी क्वालिफाई करके दिखाइए कि सर देखिए हम में भी ताकत है। और मैं आपको फिर मिलूँगा फिर नई वीडियो में।